आइए आज हम लोग कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य को अंग्रेजी में वर्क बोलते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर नियत त्वरण लिखा हुआ है, सरल रेखीय गति नियत त्वरण। तो इसके बारे में समझते हैं। नियत त्वरण का मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो देखिए त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेलोसिटी में जो पर सेकंड चेंज हो रहा है उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो मान लीजिए वेलोसिटी पहले सेकंड में 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 12 है, फिर अगले सेकंड में 14 है, फिर अगले सेकंड में 16 है, फिर अगले सेकंड में 18 है, फिर अगले सेकंड में 20 है। तो इस प्रकार से देखिए चेंज हो रहा है। इसमें 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है। 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, यहाँ भी 2 बढ़ गया, यहाँ भी 2 बढ़ गया और यहाँ भी 2 बढ़ गया। तो देखिए 2 प्रति सेकंड 2 की बढ़ोतरी हो रही है वेग में। तो वेग लगातार बढ़ रहा है और हर बार 2 ही बढ़ रहा है। तो इसमें बढ़ोतरी कैसे हो रही है? एक समान बढ़ोतरी हो रही है। तो एक समान बढ़ोतरी को कहेंगे कि वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, यानी कि वेग हमारा वेग एक समान है, एक समान। देखो वेग नियत नहीं है। नियत का मतलब तो ये हो जाता कि हर सेकंड में 10 ही रहता। तो 10 10 10 तो नियत हो जाता, यानी कांस्टेंट हो जाता। लेकिन पहले सेकंड में 10 है, अगले सेकंड में 20 है, अगले सेकंड में पहले सेकंड में 10 है, अगले सेकंड में 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। तो यहाँ पर देखिए 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो जो बढ़ोतरी है वो एक समान है। तो एक समान वेग से गति हो रही है। तो वेग एक समान है। इसी को अंग्रेजी में यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी एक समान गति से वस्तु गतिमान है। अब देखो जब एक समान गति से गतिमान है तो अब इसमें एक समान में बढ़ोतरी जो एक समान हो रही है वो 2-2 की हो रही है। तो 2 और 2 2 2 2 तो 2 तो देखिए नियत है ना, 2 नियत है। इसलिए वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड 2 का हो रहा है। तो ये परिवर्तन 2 का है, फिर 2 का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है। तो 2 संख्या तो नियत है ना, इसलिए इसका त्वरण नियत होगा। त्वरण जो होगा, त्वरण वो नियत होगा। तो कहेंगे वस्तु नियत त्वरण से गति कर रही है, या अंग्रेजी में कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गति कर रही है। तो त्वरण नियत है और वेग एक समान है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या यूं कहें कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गति कर रही है। तो ध्यान दीजिए क्यों नियत त्वरण लिखा है, यही बताने का हमारा तात्पर्य था। तो बारीकी से हर चीज को समझिए। तो जब वस्तु नियत त्वरण यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन या एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति करेगी, तभी हम कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करेंगे। ये कहने का मतलब। अब आगे देखते हैं। तो अब कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्य को समझने का प्रयास करिए। इसको अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। तो देखिए उपरोक्त अनुभाग में आपने देखा कि कार्य बल और उसके द्वारा वस्तु के विस्थापन से संबंधित होता है। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही कह रहा है कि उपरोक्त अनुभाग में आपने देखा कि कार्य बल और उसके द्वारा वस्तु के विस्थापन से संबंधित होता है। माना कि एक अचर बल F है। अचर बल का मतलब कांस्टेंट फोर्स, यानी जिसमें कोई
चेंज ना हो, जैसे अभी कांस्टेंट एक्सीलरेशन पड़ा था। तो माना कि एक अचर बल F किसी यम द्रव्यमान के पिंड पर लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में F को मोटे अक्षर में लिखा गया है, यम को पतले अक्षर में। जिसको मोटे अक्षर में लिखेगा उसका मतलब वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिसको पतले अक्षर में लिखेगा इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। तो यहाँ पर अचर बल F से कोई यम द्रव्यमान के पिंड पर ये बल लग रहा है, जिसके कारण पिंड का धनात्मक x दिशा में होने वाला विस्थापन d है। अब देखिए विस्थापन सदिश है तो कैपिटल से लिखा है, जैसा कि चित्र 6.2 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि ये कोई एक गुटका है या पिंड है या बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स का जो ये समांतर सरल रेखा है जिसमें गति हो रही है, उस गति से थीटा डिग्री के कोण पर ये बल लगाया जा रहा है। तो अब ये जब बल लगाया जा रहा है तो इस वस्तु में विस्थापन d हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु विस्थापित हो जाती है। अब चूंकि ये गति एक सरल रेखा में है तो हम उसको चाहे विस्थापन कहें चाहे पथ लंबाई कहें, एक ही बात है। इसीलिए d पतले अक्षर में भी लिखा है, क्योंकि एक सरल रेखा में जो गति होती है उसमें वही पथ लंबाई होती है और वही विस्थापन होता है। क्योंकि सरल रेखा में एक दिशीय जो गति होती है, एक दिशीय की बात हो रही, तो एक दिशीय जो गति होती है तो उसमें चूंकि उसी में गति भी कर रहे हैं तो वही पथ लंबाई है, वही विस्थापन है, यानी वही पाथ लेंथ है, वही डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए कैपिटल डी की जगह यहाँ पर स्मॉल डी लिखा है। तो किसी पिंड का आरोपित बल F के कारण विस्थापन d है और x की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये x दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और निगेटिव जो डायरेक्शन होती है उसमें x, y और z जो प्लेन है उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यह और x, y, z जो प्लेन है तो उसमें क्या होता है कि जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से आगे की दिशा में x एक्सिस जो होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है और ये रेखा है, तो हमारा केंद्र बिंदु ये O हो गया। अब इधर को दूरी लेंगे तो ये +x होगा और इधर को ले लेंगे तो ये -x होगा। इसी तरह इधर को लेंगे तो ये +y होगा, इधर को ले लेंगे तो ये -y होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक ग्राफ बना करके पॉजिटिव और निगेटिव दिशा को मानते हैं। तो अब इसको आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अब किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमने वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो चूंकि यहाँ पर जो बल है हमारा ये विस्थापन से थीटा डिग्री कोण पर लग रहा है, तो अगर हम विस्थापन की दिशा में इसका घटक निकालें तो हमारे दो घटक हो जाएंगे, एक ये घटक हो जाएगा और एक ये घटक हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि थीटा के पास वाली भुजा कास थीटा होती है, थीटा के सामने पास में कास, सामने साइन, तो ये हमारी साइन थीटा हो जाएगी। तो जब ये साइन थीटा हो जाएगी तो अब W इक्वल टू F इंटू यस होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अब विस्थापन की दिशा में F का कौन सा घटक है, कास थीटा वाला, तो ये हो जाएगा F कास थीटा इंटू यस, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर इस F कास थीटा को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैपिटल में F लिखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर देखिए लिखी गई है कि W इक्वल टू F कास थीटा इंटू डी लिखा है। ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश के रूप में लिखा गया है। जैसे A डॉट B इक्वल टू AB कास थीटा नहीं लिखते थे,
तो a डॉट b हमारा ये सदिश है, सदिश गुणे सदिश बराबर अदिश। तो a डॉट b हमारा सदिश है, इसलिए मोटे अक्षर में लिखा जाता है। लेकिन उसी के बाद जब ए बी cos थीटा लिखा जाता है तो उसको पतले अक्षर में लिखा जाता है, यानी ये अदिश है और ये सदिश गुणन है। तो हम देखते हैं कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल का परिमाण कितना भी अधिक क्यों ना हो, वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो जायज़ सी बात है कि अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा, डी शून्य हो जाएगा, तो गुणा करने पे शून्य ही आएगा। तो विस्थापन फोर्स कितना भी ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर विस्थापन नहीं है, विस्थापन 0 है, तो वर्क 0 हो जाएगा। तो जायज़ सी बात है कि कार्य का मतलब है कि विस्थापन होना जरूरी है और बल लगना भी जरूरी है। बिना बल लगे भी अगर विस्थापन होगा तो भी वो कार्य शून्य ही होगा, दोनों बातें हैं। तो देखिए वही कह रहा है कि हम देखते हैं कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल का परिमाण कितना भी अधिक क्यों ना हो, वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जब कभी आप किसी ईंटों की दृढ़ दीवार को धक्का देते हैं तो कोई कार्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दीवार में विस्थापन तो हो ही नहीं रहा। इस प्रक्रिया में आपकी मांसपेशियों का बारी बारी से संकुचन और शिथिलीकरण हो रहा है और आंतरिक ऊर्जा लगातार व्यय हो रही है और आप थक जाते हैं। भौतिक विज्ञान में कार्य का अर्थ इसके दैनिक भाषा में प्रयोग के अर्थ से भिन्न है। जैसे जो है आपने मेहनत किया, दीवार पे बहुत बल लगाए, थक गए, तो आदमी कहता नहीं कि मेहनत तो बहुत किए लेकिन काम नहीं हुआ, तो वर्क नहीं हुआ। आप दीवार को ढकेलने का काम तो बहुत किए, लेकिन उसका ईंटा उखड़ के दूसरी जगह नहीं जा पाया, तो काम कुछ हुआ क्या? कोई काम नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। जैसा कि पूर्ववर्ती उदाहरण में आपने देखा, कोई भारोत्तोलक 150 kg द्रव्यमान के भार को 30 सेकंड तक अपने कंधे पर लगातार उठाए हुए खड़ा है, तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विस्थापन नहीं है। तो अपने सर पे लिए खड़े रहो तो उससे क्या फर्क पड़ना, जब तक चलोगे नहीं तो विस्थापन होगा नहीं। तो वही कह रहा है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। जैसा कि पूर्ववर्ती उदाहरण में आपने देखा, कोई भारोत्तोलक 150 kg द्रव्यमान के भार को 30 सेकंड तक अपने कंधों पर लगातार उठाए हुए खड़ा है, तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां खड़ा है वहीं खड़ा है, विस्थापन उसका नहीं हुआ है। अब देखिए आगे, बल शून्य है। किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है। अगर कोई चिकनी क्षैतिज मेज है, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो अगर चिकनी है उसमें घर्षण नहीं है, तो उसमें कोई चीज़ रखेंगे, जैसे गोली रख दें तो अपने आप लुढ़कने लगती है, तो इसका मतलब उसमें हम बल नहीं लगाए। अब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो गेंद या गोली लुढ़क के तो चली गई मेज में, तो विस्थापन तो हुआ, लेकिन उसमें हम कोई बल नहीं लगाए, तब भी कार्य शून्य हुआ। तो वही कह रहा है कि बल अगर शून्य है, किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि घर्षण नहीं है, परंतु पिंड का विस्थापन काफी अधिक हो सकता है। विस्थापन मतलब गोली लुढ़कते हुए बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन कोई क्षैतिज बल न लगने के कारण उस पर जो है कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन है, कोई बल नहीं लग रहा। बल को अब ध्यान दीजिए, बल का मतलब क्षैतिज बल है। जब मतलब जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में बल लगना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझिए। सिर्फ विस्थापन विस्थापन ना बोलिए, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को ध्यान देना। देखिए कह रहा है बल शून्य है। किसी चिकनी मेज, क्षैतिज मेज पर यानी हॉरिजॉन्टल मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है। ये नहीं लिखा है कि बल कार्य नहीं करता, क्षैतिज बल नहीं कार्य करता, क्योंकि गतिमान पिंड क्षैतिज दिशा में चल रहा है,
तो क्षैतिज बल कार्य करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन कहते कहते अब भूल जाइए उसको, अब कहिए कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और अच्छा लगेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हैं, क्योंकि थीटा बराबर π/2 रेडियन बराबर 90 डिग्री, और कास π/2 कहें या 90 डिग्री कहें तो कास 90 का मान 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये थीटा बराबर 90 डिग्री क्यों लिया, तो इसको समझ लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए मेज है, ये मेज है और इस पर कोई गोली रखी हुई है इस तरह से। अब ये आगे की ओर लुढ़क रही है, ये इधर को लुढ़क रही है, तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मेज भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इस पर जो इसका भार है जिसको हम mg कहेंगे वो नीचे की ओर काम कर रहा है। तो भार कहें या गुरुत्व बल भी कह सकते हैं, क्योंकि F = ma होता है, और पृथ्वी जब बल लगाती है तो यही mg हो जाता है, यानी त्वरण जो है अब गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाता है। तो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर लग रहा है, तो अब यहाँ पर F cos 90 हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है, इसलिए पूरा F ही 0 हो जाता है। और जब F 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कार्य है वो भी 0 हो जाएगा। मतलब F 0 का मतलब ये क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल जो वो है वो 0 हो जाता है, ये कहने का मतलब है। तो इसीलिए ये cos π/2 का मान 0, तो वही कह रहा है कि किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड के लिए गुरुत्वाकर्षण बल mg कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह विस्थापन के लंबवत कार्य करता है। तो 90 डिग्री में चूंकि F का मान खुद ही cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए पूरा ये एक तरह से 0 ही है। तो वही कह रहा है कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह विस्थापन के लंबवत कार्य करता है। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की कक्षा लगातार वृत्ताकार है। यदि हम चंद्रमा की कक्षा को पूर्ण रूप से वृत्ताकार मान लें तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा का तात्कालिक विस्थापन स्पर्शरेखीय है, जबकि पृथ्वी का बल त्रिज्यीय केंद्र की ओर है, अर्थात थीटा बराबर π/2। तो जाहिर सी बात है कि थीटा बराबर π/2 है, तो चूंकि कोण 90 डिग्री है इसलिए F cos थीटा 0 हो जाता है, इसलिए बल 0 हो गया, तब भी जो है वृत्तीय पथ में विस्थापन होने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि F cos थीटा 0 होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कोई कार्य नहीं होता। पृथ्वी अगर वृत्तीय पथ में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए तो भी कोई कार्य नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इसीलिए पृथ्वी और चंद्रमा अनंत काल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी चक्कर लगा ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्य नहीं हो रहा। जब कार्य नहीं होगा तो ऊर्जा का कार्य के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए ऊर्जा खत्म नहीं हो रही, इसलिए अनंत काल से चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि कार्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कार्य धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो जाहिर सी बात है थीटा का मान जब ऋणात्मक होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, जब धनात्मक होगा तो कार्य, मतलब जैसे ही कास का जो मान होगा डिग्री में उसका जो वैल्यू आएगी, अगर धनात्मक आएगी तो कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक आएगी तो कार्य ऋणात्मक होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन धनात्मक होगा तो कार्य धनात्मक होगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा यानी निगेटिव में होगा। तो कैसे होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कार्य धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। यदि थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य है तो समीकरण 6.4 में cos थीटा का मान धनात्मक होता है। यदि थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य है तो cos थीटा का मान ऋणात्मक होता है। तो इसको ध्यान देना। और वैसे भी हमको पता है कि जब हम ये कोई चीज़ें बनाते हैं इस तरह, तो ये जो एंगल है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है। तो 0 से 90 के मध्य में धनात्मक होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और 90 से 180 के मध्य, अब ये 90 से 180 के मध्य, तो ये 0 से 90 हो गया। अब 90 से 180 तो ये 180 होगा। तो अब जो है 90 और 180 के मध्य में तो cos थीटा का मान ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर निगेटिव होगा। वैसे भी हम इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव घटक में वैसे भी लिखते हैं, तो उसी तरह ये है। अनेक उदाहरणों में घर्षण बल विस्थापन का विरोध करता है और थीटा 180 डिग्री होता है। ऐसी दशा में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो ध्यान दीजिए कि डिपेंड करता है कि cos थीटा की वैल्यू क्या है। अगर cos थीटा की वैल्यू ही ऋणात्मक आ जाएगी तो कार्य तो ऋणात्मक आना ही आना है। तो चूंकि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, तो दिशा में अगर उल्टा हो जाएंगे तो कार्य हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना। अब समीकरण 6.4, ये W = F cos थीटा D = F × D यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो समीकरण 6.4 से स्पष्ट है कि कार्य और ऊर्जा की विमाएं समान यानी मॉड ऑफ ml² t - 2 है। कार्य और ऊर्जा की विमाएं समान है क्योंकि कार्य ही ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए कार्य और ऊर्जा की जो विमाएं हैं वो समान है। कार्य ही तो ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य में बदलता है, तो जाहिर सी बात दोनों एक ही चीज है। ब्रिटिश भौतिकविद जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में इनका एसआई मात्रक जूल कहलाता है। तो एसआई मात्रक जूल कहलाता है। चूंकि कार्य एवं ऊर्जा व्यापक रूप से भौतिक धारणाओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अतः ये वैकल्पिक मात्रकों से भरपूर हैं और उनमें से कुछ सारणी 6.1 में सूचीबद्ध है। का कोई मतलब नहीं है, जो सूची है उसको हम देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है अर्ग का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्ग 10⁻⁷ जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन गुणे 1 वोल्ट तो इतना हो जाएगा। कैलोरी में 4.186 जूल है। 1 किलोवाट आवर जो है 3.6 × 10⁻⁶ जूल है। ये सब तो निकाला जा सकता है। 1 किलो का मतलब 1000 गुणे वाट का मतलब 746 गुणे घंटा का मतलब 3600 सेकंड, तो वैसे आ जाएगा। इसमें करके निकाल लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। तो कह रहा है कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया और साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया, तो इसको ध्यान देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल लगेगा।
तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया, ये निकालेंगे। फिर साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया, तो सारी चीज़ें पहले देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर ब्रेक लगाया जा रहा है, तो ब्रेक लगाया जा रहा है तो फोर्स जो है, बल क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F इक्वल टू m इंटू ए। तो जब तक ए नहीं होगा यानी त्वरण नहीं होगा, या इसी का उल्टा मंदन यानी रिटार्डेशन नहीं होगा, जब वस्तु की गति लगातार बढ़ेगी तो त्वरण, लगातार घटेगी तो मंदन, तो ये जब ये नहीं होगा जब तक, तब तक हम बल की बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए देखो खुद बोल रहा है कि फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है ब्रेक लगाने पर। इसका मतलब उसकी गति लगातार घट रही है, यानी मंदन है, यानी त्वरण का उल्टा रिटार्डेशन है, तभी हम यहाँ बल की बात करेंगे। और जब बल की बात हो जाएगी तो 10 मीटर ये फिसलता हुआ जा रहा है, तो 10 मीटर में से विस्थापन की बात होगी। अगर सीधी रेखा में जा रहा है तो बल और विस्थापन दोनों हो जाएंगे, तो कार्य की बात हम कर सकते हैं। तो कह रहा है इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल, सड़क द्वारा। अब देखिए चूंकि पहले जब वो व्यक्ति सिंपल चल रहा था तो हमारी जो है साइकिल सड़क पर बल लगा करके साइकिल को आगे बढ़ा रही थी, और वो बल कौन लगा रहा था, हम पैडल मार रहे थे तब लग रहा था। लेकिन जब ब्रेक लगाया गया तो हमने पैडल मारना बंद कर दिया। तो अब गाड़ी को रोकने के लिए, साइकिल को रोकने के लिए सड़क ने गाड़ी चलने के विरोध उल्टी दिशा में बल लगाया, तो सड़क के द्वारा बल लगा। तो इसको रोकने में सड़क के द्वारा 200 न्यूटन का बल लगा, और उसकी गति के विपरीत है। ऐसी बात विपरीत है तभी गाड़ी रुकेगी, तभी मंदन होगा। तो देखिए अब कह रहा है कि सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य सड़क द्वारा साइकिल पर लगाए गए विरोधी यानी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है। तो पहले हमसे पूछ रहा है कि सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया। तो जाहिर सी बात है सड़क साइकिल पर किस तरह कार्य करेगी, उसको रोकने का प्रयास किया, तो जिधर गति हो रही थी उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगा करके उसमें मंदन क्रिएट किया, यानी त्वरण का उल्टा मंदन यानी रिटार्डेशन क्रिएट किया। तो तब जाके वो गाड़ी रुकी, तो विरोधी बल लगाया और विस्थापन 10 मीटर हुआ, तो इस हिसाब से कार्य होगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए कि यहाँ विरोधी बल और साइकिल के विस्थापन के मध्य कोण 180 डिग्री यानी पाई है। अभी हमने पढ़ा है कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है उसके विपरीत बल लग रहा है, तभी तो वो रुक जा रही है। तो इसको समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए साइकिल है, ये गुटका हमने मान लिया, तो ये गुटका जो है इधर को चल रहा है, 10 मीटर पे जाकर रुक जाएगा। तो ये D इक्वल टू हमारा हो गया 10 मीटर, और फोर्स इस पे इसकी उल्टी दिशा में लगाया गया क्योंकि रोकना है। तो बल हमारा 500 न्यूटन, 500 नहीं 200 है, 200 न्यूटन इधर लगा, तो विस्थापन के विपरीत दिशा में लगा। तो ये कोण कितना हो गया 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है या तो ये कहें कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या फिर हम कोण को ले लें। तो यहाँ पर कोण को ले लिया गया। अतः सड़क द्वारा किया गया कार्य WR इक्वल टू बल की दिशा, विस्थापन जिधर हुआ उससे बल की दिशा कितनी है 180 डिग्री। तो FD इक्वल WR इक्वल टू, R इसलिए कह रहा है क्योंकि ये घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा है। तो विरोधी बल यानी रेजिस्टेंस फोर्स, तो R का मतलब रेजिस्टेंस जो बल लगा रहा है उसको रोकने के लिए, इसलिए R लिखा गया। तो इधर को रोक रहा है तो FD cos थीटा हो जाएगा।
अब थीटा की वैल्यू ये 180 डिग्री है, तो एफ हमारा 200 है, डी विस्थापन 10 मीटर है, और कास पाई 180 को पाई लिख दिया, तो पाई का मान -1 होता है कास पाई का मान, तो ये माइनस में 2000 जूल आ गया कार्य। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार इस ऋणात्मक कार्य के कारण ही साइकिल रुक जाती है। तो इसी ऋणात्मक कार्य के कारण जो है साइकिल रुक जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो अगर बल विस्थापन की विपरीत दिशा में होगा तो फिर हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो ये ध्यान देना। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया जाएगा, साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया जाएगा, अब ये हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सड़क ने जब साइकिल पर बल लगाया तो 10 मीटर साइकिल खिसक गई, तो विस्थापन 10 मीटर हुआ। लेकिन जब साइकिल सड़क पर बल लगा रही है तो सड़क तो खिसक नहीं रही, सड़क तो अपनी जगह पे है, तो बल तो लगा रही है साइकिल, लेकिन सड़क को खिसका नहीं पा रही, तो बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो चूंकि सड़क विस्थापित नहीं हो रही, डिस्प्लेस नहीं हो रही अपने जगह से, इसलिए साइकिल द्वारा सड़क पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार साइकिल द्वारा सड़क पर लगाया गया बल सड़क द्वारा साइकिल पर लगाए गए बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होगा। तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल हमारे भी लगेगा। तो सड़क ने 200 न्यूटन का तो बल लगाया साइकिल पर, तो साइकिल ने भी 200 न्यूटन का बल सड़क पे लगाया, लेकिन सड़क ने साइकिल को 10 मीटर खिसका दिया, लेकिन साइकिल सड़क को खिसका नहीं पाई। तो सड़क ने साइकिल को खिसका दिया, तो सड़क ने तो साइकिल को खिसकाने के कारण कार्य हुआ सड़क के द्वारा, लेकिन चूंकि साइकिल सड़क को खिसका नहीं पा रही तो बल लगने के बावजूद भी साइकिल द्वारा सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो इसका परिमाण 200 न्यूटन है जो साइकिल द्वारा सड़क पर बल लगाया गया, तथापि सड़क का विस्थापन नहीं होता है, अतः साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य शून्य होगा। तो चूंकि साइकिल सड़क खिसक नहीं रही इसलिए कार्य शून्य होगा। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि यद्यपि पिंड बी द्वारा ए पर लगाया गया बल पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाए गए बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि पिंड बी द्वारा ए पर किया गया कार्य पिंड ए द्वारा बी पर किए गए कार्य के बराबर तथा विपरीत दिशा में हो। तो ध्यान दीजिए कि इस उदाहरण से हमें यह पता चला कि न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि जब हम किसी वस्तु पर कोई कार्य करते हैं, कोई बल लगाते हैं, तो विपरीत दिशा में दूसरे पिंड पर उतना ही बल लगता है। तो ये बात यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि पिंड ए बी पर कोई बल लगा रहा है और कार्य हो रहा है तो पिंड बी ए पर बल लगाए तो भी कार्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सड़क साइकिल पर बल लगा रही है तो कार्य हो रहा है, लेकिन साइकिल सड़क पर बल लगा रही है तो चूंकि सड़क को खिसका नहीं पा रही तो विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य नहीं हो रहा। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो लागू हो रहा है, लेकिन साइकिल पर सड़क के द्वारा कार्य हो रहा है, लेकिन साइकिल द्वारा सड़क पर कोई कार्य नहीं हो रहा क्योंकि सड़क का विस्थापन नहीं हो रहा। तो अब आगे हमारा आ जाता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।